12ਵੀं जमात की केमिस्ट्री की जो नई किताब आई है उसका हम जायजा लेंगे। जी, ये किताब नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान 2022-23 की बुनियाद पर तैयार की गई है। बिल्कुल, हमारे पास इस किताब का दिबाचा है, पूरी फहरिस्त मज़ामीन भी है और शुरू के कुछ अबवाब भी हैं। तो आज कोशिश करेंगे कि समझें कि इस नए निसाब में है क्या। जी हाँ, ये किताब नेशनल बुक फाउंडेशन ने शाये की है और इसे फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड इस्लामाबाद ने एक मॉडल किताब के तौर पर बनाया है पूरे पाकिस्तान के लिए। अच्छा। और दिबाचे में, जैसा आपने कहा, वाज़े लिखा है कि इसका मकसद सिर्फ केमिस्ट्री के हकायक रटवाना नहीं है। तो फिर क्या मकसद है? मकसद है तुलबा में तनकीदी सोच पैदा करना, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग। सही। वो साइंसी तौर पर दलील दे सकें, मसाइल को हल करने के नए तरीके सोचें और चीज़ों का तज्जिया करना सीखें। ये तो बहुत अहम महारतें हैं। जी बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि ये पाकिस्तान की 75 साला तारीख में जो पहला कौमी निसाब बना है 2022-23 वाला, ये किताब उसी का हिस्सा है। तो ये सिर्फ मालूमात नहीं दे रही बल्कि सोचने का तरीका सिखा रही है। आपने सही समझा। दिबाचे में ये भी लिखा था कि हर यूनिट में कुछ मशकें हैं तसव्वुराती जायजे की, और आखिर में खुलासा भी। जी, कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइजेज हैं और हर यूनिट के आखिर में की पॉइंट्स का खुलासा भी है। ये तो काफी मुनज़्ज़म लगता है सुनने में, लेकिन क्या ये चीज पूरी किताब में नजर आती है, खास तौर पे अमली जिंदगी से जोड़ने के हवाले से? ये आपने अहम नुक्ता उठाया है। किताब में वाकई ये कोशिश नजर आती है। कैसे? दिबाचे में ही एक हिस्सा है रोजमर्रा जिंदगी में केमिस्ट्री का इस्तेमाल के नाम से। अच्छा। हाँ, उसमें बताया गया है कि केमिस्ट्री हमारी खुराक से कैसे जुड़ी है, दवाइयों से, तवानाई से, मुख्तलिफ मटीरियल्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, माहौलियात, ज़राअत, सनत, इन सब में केमिस्ट्री का क्या किरदार है। तो मतलब ये सिर्फ फेरी नहीं बल्कि अमली इतलाक पर भी जोर है। बिल्कुल। इससे तलबा को ये एहसास होता है कि जो वो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ इम्तिहान के लिए नहीं बल्कि असल दुनिया में काम आने वाली चीज है। ये तो अच्छी बात है। चलें अब जरा देखते हैं कि इसमें शामिल क्या क्या है। फहरिस्त तो काफी लंबी है, 23 यूनिट्स हैं। जी 23 है। सारे तो हम नहीं गिन सकते, लेकिन एक मोटा मोटा खाका मिल सकता है कि किताब कैसे आगे बढ़ती है, किस तरतीब से मौज़ूआत आते हैं। जरूर जरूर। देखिए, 23 यूनिट गिनने के बजाय इसके बहाव को समझते हैं। किताब शुरू होती है कुछ बुनियादी लेकिन बहुत अहम तस्वुरात से। जैसे? पहला यूनिट ही बहुत मुनफरिद है, केमिस्ट्री में अखलाकियात और इक़दार पर। ओह वाह, ये तो आमतौर पर नहीं होता। जी, उसके बाद फिर फिजिकल केमिस्ट्री के अहम मौज़ूआत हैं, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कीमियाई तवाज़ुन, एसिड बेस केमिस्ट्री। ठीक। उसके बाद किताब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ जाती है, जिसका हिस्सा काफी बड़ा है। हाँ, ऑर्गेनिक तो वैसे भी वसी होती है। बिल्कुल। तो बुनियादी हाइड्रोकार्बन से शुरू होकर मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप्स जैसे एल्कोहल, हैलोजिनोएल्कीन्स, कार्बोनाइल कंपाउंड्स, नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स, पॉलीमर्स, ये सब हैं। यानी काफी तफसील से है। जी, यहाँ तक कि ऑर्गेनिक सिंथेसिस यानी ये मुरक्कबात बनाने के तरीकों पर भी एक पूरा यूनिट है। अच्छा, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद क्या आता है? ऑर्गेनिक के बाद निसाब का रुख तज्जियाती केमिस्ट्री यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री की तरफ होता है। एनालिटिकल केमिस्ट्री? जी, जो आजकल केमिस्ट्री में बहुत अहम है। इसमें शामिल है कि तजुर्बात से डेटा कैसे इकट्ठा करना है, उसका तज्जिया कैसे करना है। फिर क्वालिटेटिव एनालिसिस है और जदीद तकनीकें जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी और क्रोमेटोग्राफी। ये नाम तो सुने हैं, काफी टेक्निकल लगते हैं। है, लेकिन ये वो तकनीकें हैं जिनसे पता चलता है कि कोई मादा क्या है, उसकी साख्त कैसी है, या किसी मिक्सचर में क्या क्या चीजें हैं। सही। और फिर किताब के आखिर में इतलाकी केमिस्ट्री यानी अप्लाइड केमिस्ट्री आती है। अच्छा, उसमें क्या है? इसमें वो यूनिट्स हैं जो केमिस्ट्री को अमली शोबों से जोड़ते हैं, जैसे मवाद यानी मटीरियल्स पर एक यूनिट है, अद्वियात पर है, ज़राअत पर है और सनत पर भी। वाह, तो मतलब एक मुकम्मल सफर है ये, बुनियादी साइंस से शुरू होकर ऑर्गेनिक की गहराई, फिर तज्जियाती औजार और आखिर में अमली इस्तेमाल। बिल्कुल, आपने सही खुलासा किया। ये खाका तो बहुत वाज़िह हो गया। अब जरा वो जो पहला यूनिट था केमिस्ट्री में अखलाकियात और अक़दार वाला, उस पर थोड़ी बात करते हैं। ये वाकई अलग चीज़ है। इसमें क्या पढ़ाया जा रहा है? ये वाकई एक बहुत अहम इजाफा है। ये सिर्फ लैब सेफ्टी की बात नहीं है। अच्छा,
تو پھر کیا ہے؟ اس میں بات کی گئی ہے علمی تعصبات کی، کوگنیٹو بائسز کی، اور منطقی مغالطوں کی، لاجیکل فیلیسیز کی۔ اوہ، یہ تو نفسیات اور منطق کی باتیں لگ رہی ہیں۔ جی، لیکن یہ سائنس میں بہت ضروری ہیں۔ مثلاً کنفرمیشن بائس، یعنی ہم صرف وہ ثبوت دیکھتے ہیں جو ہماری پہلے سے بنی رائے کو ٹھیک ثابت کریں۔ ہاں، یہ تو ہوتا ہے۔ یا ہیسٹی جنرلائزیشن، مطلب چند مثالیں دیکھ کر فوراً ایک بڑا سا اصول بنا لینا۔ یا ایک اور دلچسپ مغالطہ ہے پوسٹ ہاک ایرگو پروپٹر ہاک۔ یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی واقعہ بی واقعہ اے کے بعد ہوا تو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اے نہیں بی کو کیا ہے، وجہ اور اثر کو غلط جوڑ دینا۔ اچھا، تو یہ سب سکھانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ طلبہ سمجھیں کہ سوچنے میں کیا کیا غلطیاں ہو سکتی ہیں اور سائنسی تحقیق کرتے ہوئے یا نتائج نکالتے ہوئے ان سے کیسے بچا جائے۔ یہ تنقیدی سوچ کی عملی تربیت ہے۔ زبردست۔ اس کے علاوہ اخلاقیات کے حوالے سے کیا ہے اس یونٹ میں؟ اس میں کیمیائی مادوں کو بنانے اور استعمال کرنے کے اخلاقی پہلوؤں پر بات ہے۔ مثلاً ان کے انسانی صحت پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں، ماحول پر کیا اثرات، سائنسدانوں کی کیا ذمہ داری ہے، کمپنیوں کی کیا ذمہ داری ہے، قوانین کیوں ضروری ہیں۔ اور یہ بھی سکھایا گیا ہے کہ ایک سائنسی دلیل بنتی کیسے ہے، اس میں دعویٰ کیا ہوتا ہے، جواب دعویٰ کیا، ثبوت کیا، مفروضے کیا۔ تو صرف فارمولے نہیں بلکہ سائنس کرنے کا طریقہ اور اس کی ذمہ داری بھی سکھائی جا رہی ہے۔ بالکل، یہی اس یونٹ کی خاص بات ہے۔ واقعی قابل تعریف ہے۔ اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں۔ یونٹ 2 تھا الیکٹرو کیمسٹری۔ اس میں کیا اہم باتیں ہیں؟ الیکٹرو کیمسٹری بنیادی طور پر کیمیکل سے بجلی بنانے یا بجلی سے کیمیائی تبدیلیاں لانے کا علم ہے۔ جیسے بیٹری وغیرہ؟ جی بالکل، تو اس میں ریڈاکس ریاکشنز ہیں، آکسیڈیشن، ریڈکشن، ان کی مساواتوں کو بیلنس کرنے کے طریقے ہیں۔ ٹھیک۔ پھر گیلوانک سیلز جیسے ڈینیل سیل جو بیٹری کی ایک مثال ہے، ان کا وولٹیج یعنی سیل پوٹینشل کیسے ناپتے ہیں۔ اسٹینڈرڈ ہائیڈروجن الیکٹروڈ شے کا ذکر ہے، جو ایک ریفرنس پوائنٹ ہے جس کے مقابلے میں دوسروں کے پوٹینشل ناپے جاتے ہیں۔ اور وہ نرنسٹ ایکویشن کیا چیز تھی؟ نرنسٹ ایکویشن وہ یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ محلول میں کیمیکل کی مقدار بدلیں یعنی کنسنٹریشن، تو سیل کا وولٹیج کیسے بدلے گا۔ اچھا، یہ تو کافی عملی بات ہوئی۔ جی، اس کے علاوہ الیکٹرولائسس ہے، فیراڈے کے قوانین ہیں، لیکن ایک اور چیز جو اس یونٹ کو عملی بناتی ہے وہ کیا؟ وہ ہے ونکلر میتھڈ کے ذریعے بایولوجیکل آکسیجن ڈیمانڈ BOD کی پیمائش کا ذکر۔ BOD یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ پانی میں نامیاتی آلودگی کو ناپنے کا ایک طریقہ ہے۔ پانی میں جو جراثیم ہوتے ہیں وہ اس آلودگی کو ختم کرنے کے لیے آکسیجن استعمال کرتے ہیں، تو جتنی زیادہ آلودگی اتنی زیادہ آکسیجن استعمال ہوگی۔ BOD اسی آکسیجن کی مقدار کو ناپتا ہے۔ اچھا، تو یہ تو ماحولیاتی کیمسٹری سے جڑ گیا۔ بالکل، اس مثال سے پتہ چلتا ہے کہ کتاب تھیوری کو عملی مسائل سے جوڑ رہی ہے۔ یہ واقعی اہم ہے۔ اچھا، پھر یونٹ 3 کیمیائی توازن اور یونٹ 4 ایسڈ بیس کیمسٹری تھے، ان میں کیا خاص ہے؟ یونٹ 3 کیمیائی توازن یعنی ایکویلیبریم پر ہے۔ اس میں تیزاب اور اساس کی طاقت کا تصور ہے اور بفر سولوشنز پر زور ہے۔ بفر سولوشنز؟ جی، بفر وہ محلول ہوتے ہیں جو pH کو زیادہ بدلنے نہیں دیتے۔ اگر آپ تھوڑا تیزاب یا اساس ڈالیں بھی تو pH تقریباً ویسی ہی رہتی ہے۔ اس کی کیا اہمیت ہے؟ بہت زیادہ۔ مثال کے طور پر ہمارے خون میں بائی کاربونیٹ بفر سسٹم ہے۔ یہ خون کی pH کو ایک خاص حد میں رکھتا ہے جو زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اچھا۔ کتاب میں اس کے دوسرے استعمال بھی بتائے گئے ہیں، جیسے صفائی کی چیزوں میں، سوئمنگ پول میں، کھانے پینے کی اشیاء میں۔ ٹھیک، اور اس یونٹ میں؟ اس میں سولیوبلٹی پروڈکٹ KSP بھی ہے، جو بتاتا ہے کہ کوئی کم حل ہونے والا نمک کتنا حل ہو سکتا ہے، اور پارٹیشن کویفیشنٹ KPC۔ یہ KPC کیا ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی چیز دو ایسے مایات میں ڈالی جائیں جو آپس میں حل نہیں ہوتے، جیسے تیل اور پانی، تو وہ چیز دونوں میں کس تناسب سے تقسیم ہوگی۔ اچھا، اس کا کیا فائدہ؟ یہ فارمیسی میں بہت اہم ہے، یہ سمجھنے کے لیے کہ دوا جسم میں کیسے تقسیم ہوتی ہے۔ اوہ، واقعی۔ اور یونٹ 4 ایسڈ بیس والا؟ وہ تیزابیت اور اساسیت کو ناپنے پر زیادہ توجہ دیتا ہے۔ pH اسکیل، پانی کا آئنک پروڈکٹ KW، یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ لیکن اس کا اہم حصہ ہے pH ٹائٹریشن کروز۔
टाइट्रेशन कर्व्स। जी, टाइट्रेशन एक लैब टेक्निक है। आप एक महलूल को दूसरे में कतरा कतरा डालकर देखते हैं कि रिएक्शन कब मुकम्मल होता है। इस दौरान पीएच कैसे बदलती है, इसका ग्राफ टाइट्रेशन कर्व कहलाता है। अच्छा, मुख्तलिफ तरह के तेजाब और असास को मिलाने से मुख्तलिफ शक्ल के कर्व्स बनते हैं। इनको समझना एनालिटिकल केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये इब्तदाई यूनिट्स भी सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि उनकी अमली अहमियत और तज्जियाती पहलुओं पर भी जोर दे रहे हैं। जी, बिल्कुल यही कोशिश है। अब अगर हम किताब के आगे के हिस्सों को देखें, ऑर्गेनिक, एनालिटिकल, अप्लाइड, तो उनमें क्या तवक्को रखनी चाहिए? ऑर्गेनिक का हिस्सा तो आपने कहा काफ़ी वसी है। जी, ऑर्गेनिक में पहले तो बुनियादी चीजें हैं, जैसे नाम रखना, साख्त समझना, फिर मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप्स वाले कंपाउंड्स हैं, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड्स, अमाइंस, इनको बनाने के तरीके, इनके रिएक्शंस। यानी तफसीली मुतालिया है। हाँ, फिर पॉलीमर्स हैं, प्लास्टिक वगैरह, और बायोकेमिस्ट्री भी इसी हिस्से में आती है। बायोकेमिस्ट्री जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स। जी, जिंदगी के मॉलिक्यूल्स। और जैसा पहले जिक्र हुआ, ऑर्गेनिक सिंथेसिस पर भी यूनिट है कि पेचीदा मॉलिक्यूल बनाते कैसे हैं। ये तो केमिस्ट्री के तालिब इल्म के लिए बहुत ही अहम हिस्सा है। बिलाशुबा। और फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री के यूनिट्स थे, स्पेक्ट्रोस्कोपी और क्रोमेटोग्राफी, ये टेक्निकल नाम। ये क्या करते हैं? ये आजकल केमिस्ट्री लैब के समझें कि अहम तरीन औजार हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी में मुख्तलिफ किस्म की शुआएं इस्तेमाल होती हैं, जैसे इंफ्रारेड या अल्ट्रावायलेट। इन शुआओं का मॉलिक्यूल के साथ जो तामुल होता है, उससे मॉलिक्यूल की साख्त का पता चलता है, उसकी पहचान होती है। अच्छा। और क्रोमेटोग्राफी असल में चीजों को अलग करने की तकनीक है। अगर आपके पास एक मिक्सचर है तो क्रोमेटोग्राफी के जरिए आप उसके मुख्तलिफ अज्जा को अलग अलग कर सकते हैं। तो ये दोनों शनाख्त और अलैदगी के लिए हैं? बिल्कुल, और ये आजकल हर जगह इस्तेमाल होती है, दवाइयों की सनत में, माहौल की टेस्टिंग में, फोरेंसिक साइंस में, रिसर्च में। तो इन यूनिट्स का मकसद तुलबा को इन जदीद तकनीकों से मुतारफ करवाना है। जी, उनके बुनियादी उसूल सिखाना है। ठीक है। और आखिर में वो इतलाकी केमिस्ट्री की यूनिट्स थे, मवाद, अद्वियात, ज़रात, सनत। इनमें किस किस्म की बातें होंगी? ये यूनिट्स बराह रास्त केमिस्ट्री को अमली जिंदगी से जोड़ते हैं। जैसे मवाद वाला यूनिट शायद नई किस्म के मटेरियल्स, पॉलिमर्स, सिरेमिक्स, कंपोजिट मटेरियल्स पर हो। अद्वियात वाला यूनिट शायद बताए कि दवाएं कैसे काम करती हैं या उनको बनाने में केमिस्ट्री का क्या किरदार है। और ज़रात वाला? वो शायद खादों पर हो, कीड़ेमार दवाओं पर, मिट्टी की केमिस्ट्री पर। और सनत? सन्नती केमिस्ट्री वाला यूनिट शायद बड़े पैमाने पर केमिकल बनाने के अमल पर हो, जैसे सीमेंट कैसे बनता है, खाद कैसे बनती है, पेट्रोकेमिकल्स क्या हैं। तो ये हिस्से तो निसाब को बहुत मुतालिका बना देते हैं। जी, रेलेवेंस बहुत बढ़ जाती है। ये तो वाकई एक बहुत ही जामे और वसी निसाब लग रहा है। इतने सारे मौज़ूआत को पढ़ाने के लिए किताब में क्या खास तरीके इस्तेमाल किए गए हैं? क्या सिर्फ मतन और आखिर में सवाल जवाब हैं? नहीं, कोशिश की गई है कि मुख्तलिफ तदरीसी तरीके इस्तेमाल हों। जैसा हमने शुरू में बात की, हर यूनिट के शुरू में SLOs हैं, यानी स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। तालिब इल्म को पता हो कि उसने क्या सीखना है। ठीक। यूनिट के अंदर वो कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइजेज हैं, खुद को जांचने के लिए। कुछ जगहों पर एक्टिविटीज तजवीज की गई हैं, जैसे वो BOD वाली मिसाल थी। हाँ। आखिर में की पॉइंट्स का खुलासा है। और मशकें भी मुख्तलिफ किस्म की हैं, MCQs भी हैं, मुख्तसर जवाब वाले सवाल भी और तफसीली जवाब वाले भी। और वो थिंक टैंक या प्रोजेक्ट्स का क्या जिक्र था? जी, कुछ जगहों पर ऐसे हिस्से भी हैं जो तुलबा को मजीद सोचने या कोई छोटा सा तहकीकी काम करने की तरगीब देते हैं। तो मतलब सिर्फ याद करने पर नहीं, बल्कि समझने और खुद करने पर भी जोर है। बिल्कुल, यही कोशिश नजर आती है। तो अगर हम मजमूई तौर पर देखें तो इस नए निसाब और किताब के बारे में क्या तासुर बनता है? आपका क्या ख्याल है? देखिए, मेरा तासुर तो ये है कि ये एक बहुत मुस्बत कदम है। ये एक जदीद निसाब है,
وسیع بھی ہے اور کافی سوچ سمجھ کر ترتیب دیا گیا لگتا ہے۔ یہ روایتی کیمسٹری کے جو اہم موضوعات ہیں ان کو تو رکھتا ہی ہے، لیکن ساتھ میں ان کو زیادہ عملی بناتا ہے، تجزیاتی پہلوؤں کو شامل کرتا ہے اور اطلاقی کیمسٹری کو بھی جگہ دیتا ہے۔ اور وہ پہلا یونٹ اخلاقیات والا؟ جی، وہ خاص طور پر اہم ہے۔ وہ اور پھر اینالیٹیکل ٹیکنیکوں پر یونٹس اور اطلاقی شعبوں پر یونٹس، یہ سب مل کر اس نصاب کو 21ویں صدی کے مطابق بناتے ہیں۔ تو زور صرف جاننے پر نہیں بلکہ سمجھنے اور استعمال کرنے پر ہے۔ جی، سمجھنا، تجزیہ کرنا، مسئلے حل کرنا اور علم کو اصل دنیا میں لاگو کرنا، ان صلاحیتوں پر زور ہے۔ یہ واقعی ایک اہم تبدیلی محسوس ہوتی ہے۔ اور ایک آخری بات جو سوچنے کی ہے، جی، جب طلباء یونٹ 1 میں وہ سب سیکھتے ہیں، سائنسی دیانتداری، تعصبات سے بچنا، اخلاقی ذمہ داریاں، تو یہ علم ان کے باقی نصاب کے مطالعے پر کیسے اثر ڈال سکتا ہے؟ یہ تو دلچسپ سوال ہے۔ مثال کے طور پر جب وہ یونٹ 14 میں نئے کیمیکل بنانے کے طریقے سیکھ رہے ہوں، یا یونٹ 21، 22، 23 میں ادویات، زراعت، صنعت میں کیمسٹری کا استعمال پڑھ رہے ہوں، ہاں، تو کیا یونٹ 1 میں سیکھی ہوئی باتیں انہیں ان ٹیکنالوجیز کے فائدوں اور نقصانات پر زیادہ گہرائی سے، زیادہ تنقیدی نظر سے سوچنے پر مجبور کریں گی؟ یہ واقعی غور طلب بات ہے کہ سائنسی علم کے ساتھ ساتھ اس کے اخلاقی پہلوؤں کو سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ بالکل، یہ شاید اس نصاب کا ایک اہم پیغام ہے۔